जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखने वाले हैं क्या, तो आज हम देखेंगे जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इधर देखिए आप। तो अगर आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में देखेंगे तो इस पे जो पहला आदमी आता है उसका नाम क्या होता है, वारेन हेस्टिंग होता है। क्या होता है, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग इसमें आने वाला क्या है, जो है पहला है। तो वारेन हेस्टिंग आता है जानने पर। तो ये वारेन हेस्टिंग क्या करता है, तो आप देखोगे जो बंगाल में द्वैत शासन चलने लगा था। जो राजनीति का काम है वो करता था कौन, बंगाल। और बकिया जो व्यापार का काम है, वो फाइनेंस का काम है, वो देखता था, विदेश नीति देखता था कौन, ब्रिटिश। तो यहाँ पर जो है द्वैत शासन चलता था, जिस शासन को इसने क्या किया, खत्म किया। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, खत्म किया था। तो आप एक चीज़ देखोगे कि ये हुआ कैसे। यहाँ पर 1757 में जब हुआ था पलासी, तो यहाँ पर जो मीर जाफर था, कौन था, मीर जाफर। जो मीर जाफर था इसने क्या किया, जो इससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को था कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, निःशुल्क व्यापार करेगी। लेकिन मीर जाफर ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो रहेगी ही रहेगी, प्लस इसके जो कर्मचारी हैं वो भी जो है बिना टैक्स के क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो जब ये हो गया तो ये जो कर्मचारी लोग हैं, ये कर्मचारी लोग बिजनेस करने लगे, अपने बिजनेस में जो है आगे बढ़ने लगे। तो ये जो ब्रिटिश कर्मचारी होते थे ये आते किसके पैसे से थे, ब्रिटिश सरकार के पैसे से। और वहाँ से ब्रिटिश सरकार के पैसे से आते किसके लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आते थे। लेकिन यहाँ पर जो इसके कर्मचारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम ना कर कर ये खुद का करने लगे, क्योंकि इन्हें भी कोई जो है पैसा देना नहीं है, तो ये अपना खुद का व्यापार करने लगे। तो जब ऐसा ये करने लगे तो ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, ये जो कर्मचारी लोग हैं, ये क्या होने लगे, जो है अमीर होने लगी, मजबूत होने लगी। लेकिन यहीं पर किसके लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये लोग काम ही नहीं कर रहे थे। तो जब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर होने लगी, क्योंकि इस कंपनी का माल ही नहीं बिक रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर होने लगी और जो इसके ये लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, ये मजबूत होने लगे। तो ब्रिटिश सरकार भी इस चीज़ को देख रही थी, ब्रिटिश सरकार भी इस चीज़ से अवगत थी। वहाँ पर देख रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग जो है इतनी अमीर होती जा रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी मजबूत होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, दिक्कत यहाँ पर आती है, एक बार एक बार जो है 1770 में जो ब्रिटेन में बैंक ऑफ लंदन है, बैंक ऑफ लंदन, इस बैंक ऑफ लंदन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये लोन मांगने चल गई। 1 मिनट। यहाँ पर हम क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि जो बैंक ऑफ लंदन है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांगने चल गई। और लोन कितने का मांगी, जो है 1 मिलियन पाउंड। कितना, 1 मिलियन पाउंड। 1 मिलियन पाउंड। तो 1 मिलियन पाउंड का इसने क्या मांग लिया, लोन मांगा। तो जब 1 मिलियन पाउंड का लोन मांगा तो वहाँ की जो बैंक थी उसने शक किया, अरे यहाँ के कर्मचारी अगर इतने पैसे वाले हैं तो कंपनी लोन मांग रही। जैसे आप समझिए कि किसी के घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बंगला हो, उसका बिजनेस बहुत बड़ा चलता हो, और वो आपके सामने आए कहे 1 लाख रुपए उधार दे दो, तो फिर आप सोच में पड़ोगे या नहीं पड़ोगे कि मतलब इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, जो इसके नौकर हैं वो इतने मजबूत हैं, तो फिर ये कंपनी कैसे कमज़ोर हो सकती है। मतलब जिसके नौकर इतने मजबूत हो उसका कम, फिर वही कमज़ोर हो, तब तो फिर जो है बहुत गड़बड़ है। तो ये बात बैंक ऑफ लंदन के दिमाग में घुसी। तो बैंक ऑफ लंदन में जब ये हुआ तो ये लंदन बैंक पार्लियामेंट में गई, मतलब बहस हुई कि ये कैसे हो रहा। तो पार्लियामेंट ने इस पे ध्यान दिया। पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने इस पे ध्यान दिया। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, इस पर अपना एक शिकंजा कसना पड़ेगा, ताकि हम इसको देख सकें ये कैसे चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसी को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया। कब लाया, जो है 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। क्या लाया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट समझते हो, जैसे रेगुलेटर होता नहीं कि हम तेज धीमा अपने हिसाब से करते हैं, वैसे यहाँ पे हम उसे रेगुलेट करेंगे कि तुम क्या करो क्या ना करो, हम उस पर अपना क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यही यहाँ पर हो रहा था। तो आप एक चीज़ देखोगे तो इसमें अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि ये हो क्यों रहा है, हो कैसे रहा है। और आप ये सोचिए कि इससे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ये इस पे हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, लेकिन अब की बार किया। क्यों किया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, लोन मांगने चल गया, और लोन मांगने चल गया तो सबकी नज़र में खड़कने लगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि पार्लियामेंट इस पे हस्तक्षेप ही क्यों किया। जैसे हम आपसे कह दें कि कहीं पर आप जाओ और एक काम कर आओ, तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ, ये तो ज़रूरी नहीं। अगर तैयार हो रहे हो तो उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। या तो मैं पहले आपका साथ दिया होऊंगा उसका आभार व्यक्त करने के लिए, या तो कोई और कारण, या तो मेरे डर के कारण, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो पार्लियामेंट इस पे हस्तक्षेप इसलिए किया क्योंकि इस पे कुछ कारण थे। क्या, आप देखोगे तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण हुआ है तो जो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो वहाँ के बिजनेसमैन लोग क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और प्लस वहाँ पर जो उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। पहले जहाँ मजदूरों से दिन भर में 20 कपड़ा बनता था, वहीं पर अब दिन भर में 200 बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जो उसका उपभोक्ता है, जो उसका उपभोग है, उपभोग नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि किसी भी सामान को उपभोग करने के लिए वहाँ पे जनसंख्या होना चाहिए। अगर हम आज अपने देश की बात करें तो 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 या 145 पहुँच गई है। तो इतने जनसंख्या में आज भी आप देखो तो भारत एक बहुत बड़ा ट्रेड है, व्यापारिक केंद्र है। हर यहाँ की यूरोप के लोग जो हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत में भारत से उन्हें पैसा मिल रहा है, यहाँ पर व्यापार ले रहे हैं तो उससे उन्हें पैसा मिल रहा है। यहाँ पर उनकी वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा हो पा रहा है, इसलिए वो भारत से अपना रिश्ता रखते हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पर वहाँ की कंपनियाँ जो थी वो भी भारत आनी चाहती थी, लेकिन क्यों नहीं आ पा रही थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो राजा था पहले, उसने इसे जो है मोनोपोली दे दी थी, कि मतलब एकाधिकार दे दिया था कि तुम ही रहोगे जो है भारत में, और कोई भी ब्रिटिश कंपनी नहीं जाएगी, कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी। तो ये मिला था। तो इस मोनोपोली को जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के उद्योगपति लोग थे, वो लोग बोल रहे थे कि इसे हटाओ, और इसे हटाओ तो हम वहाँ पे जा सकेंगे। तो वहाँ पर उन सबका भी क्या था, प्रेशर था। उन सबका भी क्या था, प्रेशर था। प्लस जब यहाँ पे लोन मांगने गया तो इसे सरकार को भी लगा ये कंपनी घाटे में क्यों जा रही है। प्लस ये था। दूसरी बात क्या थी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो ब्रिटिश हैं, ये लोग क्या किए, लगभग भारत पे पूरा कब्जा कर रहे हैं, और भारत पे यहाँ पर एक बड़े क्षेत्र पर क्या किए हैं, कब्जा कर लिए हैं, और यहाँ पर उनका अपना एक प्रत्यक्ष नियंत्रण है। तो ब्रिटिश सरकार जो है उसे लगा कि अगर कहीं ये कंपनी तो ब्रिटिश की है, लेकिन कहीं ये कंपनी अगर अधिक मजबूत हो गई, अगर अधिक मजबूत हो गई तो फिर क्या होगा, अगर अधिक मजबूत हो गई तो कहीं ये स्वच्छंद ना हो जाए, मुझसे नाता ना तोड़ दे, और खुद ही अपना शासन चलाने लगे। भारत में गया है और भारत में ही शासन करने लगे। तो एक ब्रिटिश सरकार को ये भी दिक्कत था, इसलिए हस्तक्षेप किया कि कहीं मेरे से टूट ना जाए, कहीं मेरे से टूट ना जाए, इसलिए किया। क्या लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। कब लाया गया, 1773। अब हम बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, तो उसके लिए पहले मिटा दूँ। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्या लिखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट का मकसद क्या था, देखिए इसमें क्या था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यानी सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है पहले से काम कर रहा था। तो इसमें कहा गया कि तुम उन्हीं कर्मचारियों को, इसमें 24 मेंबर रहते हैं, तो इसमें कहा गया जो इसमें मेंबर, जो इसमें सदस्य आप बनाओगी, उनके पास कम से कम तो जो है 2000 पाउंड उनकी अस्थाई होनी चाहिए। 2000 पाउंड
उनके पास अस्थाई होना चाहिए, उनके पास इतने पैसे होने चाहिए, एकदम वैसे आदमी को मत भर लो। ये बात कहा गया। दूसरी बात क्या कहा गया कि जो जो आपका सैन्य है यानी मिलिट्री 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 और जो आपका फाइनेंस है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आप मुझे भी दोगी। क्यों दोगी? ताकि हम आप पर नज़र रख सकें कि आप कैसे वहाँ पे कार्य कर रहे हो। इसके लिए नज़र रखने के लिए हमें आपका मिलिट्री और फाइनेंशियल चाहिए। मिलिट्री क्यों चाहिए? क्योंकि आप एक राजनीतिक रूप से भारत में अब हो चुके हो। आप एक राजनीतिक रूप से भारत में हो चुके हो। ये हो गया। दूसरा क्या कहा गया? जो जो कंपनी के मेंबर लोग थे, सदस्य लोग थे, जो कंपनी के कर्मचारी लोग थे, वो जो गिफ्ट लेते थे, वो जो गिफ्ट लेते थे और बिजनेस करते थे, उसको ख़त्म किया गया। क्यों ख़त्म किया गया? क्योंकि वो गिफ्ट लेंगे तो जैसे कोई आपको हो गया, जैसे आप दरोगा बन गए या कुछ हो गए, तो ऐसे तो आपको कोई घूस देता नहीं है, आपको गिफ्ट ले जाके देता है। जैसे आप कहीं पर गए हो और वो आपको ले जाके 10 लाख रुपए दे दी, किस इसे आप गिफ्ट समझिए, गिफ्ट। जैसे आप समझिए आप किसी ज़िले के बन गए डीएम, डीएम बन गए किसी ज़िले के, तो आप जब डीएम बन गए तो जो नेता और मंत्री होंगे वो जाएँगे आपके पास, आपको ऐसे नहीं कहेंगे आप पैसा लीजिए मेरा ये काम करा दीजिए, नहीं, आपको गिफ्ट देंगे। आपको क्या देंगे? आपको गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट देंगे तो अगर इस गिफ्ट का प्रभाव आप पे पड़ेगा, अगर वो आपको 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक, और 2-4 साल बाद, 5 साल बाद जैसे वहाँ से कोई हाईवे निकल रही है, तो आप डीएम साहब के पास गए कि डीएम सर अगर आप ये हाईवे हमारा खेतवा कोर से कर देते तो ज़्यादा सही रहत। क्यों? अगर वो हाईवे अगर वो हाईवे उसके खेत के पास से, उसकी इंडस्ट्री के पास से, उसके घर के पास से अगर गुजर गया तो क्या होगा? इस ज़मीन का जो प्राइस है, इस ज़मीन का जो प्राइस है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। 10 लाख दिया था, उसका अगर 1 करोड़ का ज़मीन है वो 2 करोड़ का हो गया। आपको दिया कितना? 10 लाख, लेकिन वो 10 लाख आपके ऊपर क्या डालेगा? प्रभाव डालेगा। ठीक यही यहाँ पर ये हुआ, इसीलिए उसने क्या किया? गिफ्ट बंद कराया, क्योंकि गिफ्ट के चक्कर में ये लोग फंस जाएंगे। जो अपना ये बिजनेस कर रहे थे उसको हटाओ, क्योंकि तुम काम करने आए हो कंपनी के लिए, ना कि खुद करने आए हो। कंपनी के पैसे से आए हो तो कंपनी के लिए ही तुम काम करो, अपनी सैलरी लो और आओ जाओ। और दूसरा क्या कहा गया? दूसरी बात ये थी, दूसरी बात इसमें ये थी कि जो आप यहाँ पर देखोगे, भारत हो गया और यहाँ पर बंगाल, यहाँ पे मद्रास, यहाँ पर बम्बे। तो यहाँ पर कहा गया जो बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी ही क्या होगी? सुनी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी एक गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बम्बे, इसमें इतने लोग नहीं, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा यही श्रेष्ठ होगा। दूसरी बात दूसरी बात इसमें क्या कहा गया? इसमें 1774 में क्या किया गया? कोर्ट को बनाया गया। कलकत्ता, एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया, जो कलकत्ता में खोला गया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खोला गया। इसका जो प्रथम इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश बना वो कौन बना? वो बना एलिजा एल्फे। कौन बना? एलिजा एल्फे। एलिजा एल्फे ये बना। ये क्या बना? जो है मुख्य सचिव बना। मुख्य सचिव बना, जो है मुख्य न्यायाधीश बना। तो मुख्य न्यायाधीश ये जो बना, ये वारेन हेस्टिंग जो आप देख रहे हो ना, पहला पहला आता है वारेन हेस्टिंग, इसका बचपन का दोस्त था ये जो है एलिजा एल्फे। एलिजा एल्फे इसके बचपन का दोस्त था वारेन हेस्टिंग की। वारेन हेस्टिंग के बचपन का दोस्त था, देख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में, थोड़ा बहुत वारेन हेस्टिंग के बारे में देखते हैं, उसके समय में फिर क्या होता है। तो आज यहाँ पर हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग के बारे में हम देखते हैं। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके समय में एक तो आया कौन? रेगुलेटिंग एक्ट आया, और दूसरा उस रेगुलेटिंग में जो कमियां थी उस कमियों को सुधारने के लिए क्या किया गया? उस कमियों को सुधारने के लिए 1781 में क्या लाया गया? उसमें लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब उसको सही करने के लिए लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या कहा गया, जो ये सुप्रीम कोर्ट था वो हस्तक्षेप कर देता था। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, एक तो उसका क्षेत्र कलकत्ता बनता था, और वो सुप्रीम कोर्ट समझता था कि हम बंगाल के भी हैं। तो एक तो ये बात थी। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसकी बात पर भी क्या करता था, अपनी टिप्पणियां रखता था। तो इसमें कहा गया जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो गवर्नर जनरल के बारे में, ज़्यादा कुछ चेक नहीं करेगा, ज़्यादा कुछ चेक नहीं करेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र होगा, इसका जो न्याय क्षेत्र होगा वो कलकत्ता ही रहेगा। ये नहीं कि तुम भारत में जहाँ तक तुम्हारा कब्जा है वहाँ तक रहेगा, ये हुआ। दूसरी बात, इसमें जो इसमें वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1784, हाँ 1784 में क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट कैसे आया, तो 1784 में जो पीएम है वहाँ के, उनका नाम है विलियम पिट्स। उनका नाम है विलियम पिट्स। इस विलियम पिट्स ने ही क्या लाया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया। पिट्स इंडिया एक्ट लाया तो इसमें क्या कहा गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं, मानते नहीं थे। जैसे आप देखते होंगे जब मराठा युद्ध हुआ, जो संधियाँ हुई, तो कई बार ये संधि कर लेते थे और इससे पूछते ही नहीं थे, युद्ध कर दिए पूछते ही नहीं थे, बाद में रोकता था। तो यही दिक्कत हो रही थी कि ये संधि इससे कर लिए, ये संधि इससे कर लिए, पता लगा दोनों में लड़ाइयाँ हुआ तो गोरे गोरे ही आपस में जो है लड़ रहे हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या किया गया, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें कहा गया कि जो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा इसकी बात आपको मानना होगा। पिट्स इंडिया एक्ट में ये भी कहा गया। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक और बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता कि जो आपके सेना के फैसले हैं, जो आपके मिलिट्री आप फैसले लेते हो, इसको तय कौन करेगा, बीओसी। ये तो आप देख लिए। इसके पहले था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, ये इनके व्यापार को देखता था। यानी आप एक चीज़ देखो कि इनसे व्यापार भी छीना गया, इनसे जो है मिलिट्री भी छीना जा रहा है। मतलब किसके किसके कंट्रोल में जा रहा है, ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में जा रहा है। तो ये चीज़ हो रहा था, तो वारेन हेस्टिंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, भाग गया। ये 1773 में आता है, 1773 से 1784 तक ही रहता है, लेकिन इसने थोड़ा बहुत काम और किया, उसके बारे में हम देखते हैं। थोड़ा बहुत इसने काम क्या किया, थोड़ा उसके बारे में भी देख लो। एक चीज़ हम और बता दे रहा हूँ, इसके समय में ही क्या आता है, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो क्या है, जो है इंग्लिश में क्या है, न्यूज़पेपर है। इसको लिखने वाला जो है जॉन्स, क्या नाम है, जेम्स हिक्की ऐसे कुछ नाम है। इसको लिखने वाला जो है, हम कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो है जॉन्स हिक्की, जॉन्स हिक्की ने जो है क्या किया था, बंगाल गजट को लाया था। थोड़ा आप जो है पता कर लेना, लेकिन जहाँ तक यही है, जॉन्स हिक्की। जॉन्स हिक्की ने क्या किया, बंगाल गजट को लाया था इसी के समय में। और हम दूसरी बात क्या देखते हैं, थोड़ा एक मिनट रुकिए। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो वारेन हेस्टिंग एक चीज़ देख रहा था, जो यहाँ के जमींदार थे, जो यहाँ के जमींदार थे, इन जमींदारों के पास क्या थी, पावर थी। क्या थी, एक तो इनके पास न्याय की पावर थी, न्याय की। दूसरी इनके पास क्या पावर थी, इनके पास सेना की पावर थी। मतलब सेना नहीं कह सकते, पुलिस का थी, पुलिस, पुलिस की पावर थी। तो ये चीज़ वारेन हेस्टिंग देख रहा था, और वारेन हेस्टिंग इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन अगर किसी से आप एक ही बार में उसकी सारी शक्तियाँ छीन लोगे तो वो फिर क्या करेगा, विद्रोह का रूप ले सकता है। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, इन जमींदारों से जो ये न्याय की शक्ति है ना, इसको छीन लिया। और इसको छीनने के बाद वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, जो है कोर्ट बनाया। क्या बनाया, कोर्ट बनाया, जिला कोर्ट बनाया। एक बनाया कौन, जिला, जिला दीवानी अदालत, जिला दीवानी अदालत। और दूसरा कौन बनाया,
जिला फौजदारी अदालत, जिला फौजदारी अदालत, जिला फौजदारी अदालत। तो जो जिला दीवानी अदालत थी, इसका जो जज होगा वो कौन होगा? वो होगा जोन है यूरोपीय होगा, यूरोपीय होगा। और जो जिला फौजदारी अदालत है, इसका जो जज होगा वो कौन होगा? इंडियन होगा। कौन होगा? इंडियन होगा। आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे भेदभाव, क्या? जो जिला दीवानी अदालत है उसमें क्या जो है मामले कौन से जाते हैं? दोनों में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, तुम्हारा जो है ज़मीनी विवाद है, तुम्हारा जो है डिवोर्स है, ये जो ऐसे मामले हैं वही क्या जाते हैं? जो है पारिवारिक मामले दीवानी अदालत में जाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई फांसी तो लटकाना नहीं है किसी को। तो यहाँ पर कौन आ गया? यूरोपीय आ गया। क्यों? क्योंकि अगर और ये है फौजदारी, इसमें इंडियन को किया गया। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं, अगर जज साहब कुछ गलत किए तो फिर क्रिमिनल क्या उन्हें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर इंडियन को रख दिए कि अगर मारा भी जाएगा तो इंडियन मारा जाएगा। तो यहाँ पर यूरोपीय रख दिए और फौजदारी वाले में इंडियन को रख दिए। यहाँ पर ये क्या किया इन्होंने? एक लाया क्या है? जो है अदालत का सिस्टम लाया, अदालत का सिस्टम लाया। और दूसरी बात हम क्या देखते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे। तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो क्या करता है? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो इसकी जो ये अदालत थी, फौजदारी अदालत थी ना, इस फौजदारी अदालत का जो जज होगा उसे भी क्या कर दिया? यूरोपियन कर दिया, यूरोपियन कर दिया, उसको भी यूरोपियन कर दिया। लेकिन आगे चल के इसने क्या किया? इसको भी ख़त्म कर दिया। कौन? जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे भी ख़त्म करके 4 बड़े कोर्ट बनाए। कौन कौन? एक तो उसने बनाया ढाका में, एक तो उसने बनाया ढाका में, दूसरा उसने कहाँ बनाया? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। और तीसरा उसने बनाया कहाँ? तीसरा उसने बनाया जो है कलकत्ता, तीसरा उसने बनाया जो है कलकत्ता। और चौथा उसने बनाया कहाँ? पटना। चौथा उसने कहाँ बनाया? पटना। लेकिन लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये चीज़ें थी ये सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लगातार जो ब्रिटिश थे उनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा था और ये 4 बड़े कोर्ट हर चीज़ को तो संभाल नहीं सकते। तो क्षेत्र बढ़ता जा रहा था तो क्राइम भी बढ़ता जा रहा था, तो संभाल नहीं पा रहे थे। इसके बाद कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आता है जो है विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक क्या करता है? जो इसका ये सिस्टम था ना, इसे ख़त्म करता है। जो ये फौजदारी था ये, इसको ख़त्म करके 4 बड़े कोर्ट वाला सिस्टम इसको ख़त्म करके क्या करता है? वही पुनः वही चीज़ ला देता है। कौन? जिला फौजदारी वाला सिस्टम वही जो है पुनः ला देता है जो है विलियम बेंटिक ने। तो पुनः ला देता है। और जो जो डिस्ट्रिक्ट जज था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर था, उसे क्या कर दिया? उसे पुनः क्या कर दिया कि आप टैक्स भी वसूलो और आप जो देखते थे, क्या देखते थे? जो आप न्याय का सिस्टम देखते थे उसे भी आप ही देखो। तो ये सब ये चीज़ ये देख रहा था। तो ये इसने क्या किया? इतना सब करते करते इसके सबके अंदर इतनी समझ आ गई थी कि जो है हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, मुसलमानों के लिए इस्लाम लॉ लगता था। तो वो लोग बहुत कन्फ्यूज रहते थे। तो उन्होंने कहा कि एक आप कॉमन लॉ लाइए। क्या लाइए? आप एक कॉमन लॉ लाइए। तो ये लोग लाने को तैयार नहीं हुए। तो जो विलियम बेंटिक था इसने क्या किया? मैकाले को बोला। किसको? मैकाले को बोला। तो मैकाले ने एक अपना क्या बनाया? जो है लॉ बनाया, कॉमन लॉ। जो क्या बनाया? कॉमन लॉ। ये कॉमन लॉ क्या होता है? हर किसी पे लागू होता। कॉमन लॉ क्या होता? हर किसी पे लागू होता। लेकिन इस कॉमन लॉ में कुछ चीज़ें ऐसी थी क्या कि ये ब्रिटिश सिक्कियों के पक्ष में था कि गोरे ना मारे जाएं, इसके पक्ष में था। यही इसका क्या था? कमी था। और इसमें क्या कहा गया? जो आया आपका जो है कॉमन लॉ, इसमें कहा गया कि जो आप लोकल एरिया हैं, लोकल हैं, जो है लोकल न्याय है, वहाँ पर जो है लोकल भाषा में ही बातचीत करो, क्योंकि उसे भी समझ में आना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े कोर्ट हैं, जैसे कलकत्ता, तो कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जो बातें होंगी, जो लैंग्वेज प्रयोग हो वो होगा इंग्लिश। वो क्या होगा? इंग्लिश होगा। यानी ये क्या कर रहे हैं? अपनी सांस्कृतिक विजय कर रहे हैं। इन सबको पता है कि अगर हमें भारत पे राज्य करना है, राज करना है, तो इनके साथ साथ हमें देश का एक जो है भौतिक विजय हो चुका है, मार पीट के उन्हें दबाया गया है, लेकिन
सांस्कृतिक विजय मतलब उनके कल्चर के साथ अपने कल्चर को जोड़ दो। क्योंकि देखिए, जिस चीज़ जो कल्चर आप पहनते हो, जो कल्चर आप प्रयोग करते हो हर दिन, उसके साथ आप ज़्यादा फ़ेवर में रहोगे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो कल्चर है, इनके ऊपर थोपना शुरू किया। इसने क्या किया, इंग्लिश भाषा को प्रयोग करना कंपल्सरी किया, जितने भी बड़े-बड़े जगह हैं। तो इससे क्या हुआ, ये लोग सांस्कृतिक विजय करना शुरू किए। तो हम आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक? तो हम आज की क्लास ठीक, चलो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।